क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और आज हम बात करेंगे बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। पिछली क्लासेस में हमने क्या देखा? हमने देखा कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बेसिक मैकेनिज्म को समझा हमने देखा कि इंसेमिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पार्टुरेशन क्या होता है, गेस्टेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा, और उसके बाद हमने ये भी देखा हमने कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस प्रकार से काम करता है, और उसका हमने पूरा स्ट्रक्चर देखा हमने, और हमने गैमीटोजेनेसिस को भी समझा कि स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, सर्टोली सेल्स क्या होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है, स्पर्मेशिया क्या होता है, एक एक चीज को हमने क्रिस्टल क्लियर तरीके से पढ़ा, ठीक है। और आपने देखा होगा कि अब तक आप बहुत सारे एमसीक्यू लगा चुके हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर। मतलब दिस इज द चैप्टर हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यू। एंड एक चैप्टर होता है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जहां पे बड़े सारे एमसीक्यू बनते हैं। एक चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, बड़े सारे एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है। एक इंडिविजुअल यूनिट की बात करें तो यहां पर आपको किसी, यदि आप तमाम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को मिलाएंगे तो यू विल गेट सरप्राइजिंगली 1400 क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के, जो इस चैप्टर के अंदर है। हालांकि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि हम वो सारे क्वेश्चन लगाते हैं जो है वो टेस्ट में, सब जगह पे, जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम बार बार सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो लेकिन उसके पहले आपको मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। तो डिस्क्लेमर यही है बेटा कि मैं आपको बार बार आपको बोलता हूं कि चैप्टर इज क्वाइट सीरियस चैप्टर, और बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, इसको लेके कोई भी तरह का बायसेस दिमाग में मत रखिएगा, ठीक है। डोंट थिंक अबाउट मेल और फीमेल काउंटर पार्ट्स के, आपको इसको एज ए डॉक्टर देखना है, एज ए आपको जो है बायोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है आपको, ठीक है। तो मैं वही कहता हूं कि गंभीरता रहेगी, सिंसियरिटी रहेगी, तो आपको ज्यादा अचीव होगा लाइफ में, ठीक है, क्लियर। क्योंकि हमने जब बायोलॉजी लिया ना तो हम तमाम बायसेस से ऊपर उठ गए बेटा, ठीक है। और जब डॉक्टर आप बनते हैं ना तो आप किसी पेशेंट को ये नहीं सोचते हैं कि वो मेल है, फीमेल है, के किस कास्ट का है, किस रिलीजन का है, सब चीजें आपके लिए गौण आती है। आप ये देखते हैं एक व्यक्ति परेशान है, बीमार है, उसका इलाज करना है हमको, क्लियर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए ये है कि मैं यहां पर लेवलिंग करूंगा और आपको बताना है, इन लेवल को पहचानना है, ठीक है। तो चलिए आपको बताना है इसमें कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है और ई क्या है, ठीक है। तो ए बी सी डी ई को पहचानिएगा, ठीक है। जब आप आंसर लिखिएगा ना तो ऐसा लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 ए बी सी डी क्या है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है ना। और ये मत सोचना कि सर आंसर चेक नहीं करते हैं, आई चेक ईच एंड एवरी आंसर, ठीक है ना। यदि मैंने आपके आंसर पे जो है कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया है, मतलब मैं चेक किया हूं आंसर को, ठीक है ना। हर बार जरूरी नहीं है कि जो है कि हम आपको जो है वो रिस्पॉन्ड ही करें उस चीज के लिए, लेकिन ये कि हम देखते हैं, सब सारा हमारे ऑब्जर्वेशन में होता है, ठीक है। यानी आपको क्या लगता है कि सर को बहुत सारी चीजों की खबर नहीं रहती, ऐसा नहीं है। यानी आई रिएक्टेड, मतलब मैं तभी रिएक्ट करता जब मुझे जरूरी लगता है, अदरवाइज आई विल नेवर रिएक्ट ऑन थिंग्स, ठीक है ना। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि यहां पर मैं और आप एक डोर से बंधे हुए हैं और हमको साथ चलना है सफलता की मंजिल तक के। तो चलिए, तो ए बी सी डी ये क्वेश्चन बन के क्या है, ये आपको आंसर करना है, क्लियर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, अब देखो आपने ये बताया बेटा पे ए बी सी डी, आपने जिसको आप आंसर करेंगे मेरे को ये, ठीक है, क्लियर। अब देखिए पिछली बार हमने क्या देखा था, हमने पिछली क्लास में एक चीज और भी देखी थी हमने यहां पर कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है उसमें 2 स्टेज इन्वॉल्व होती है, उसमें फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, प्रोगैमेट का बनना, दूसरा फिर स्पर्मेटिड का मेटामॉर्फोसिस का होना। तो याद रखिएगा बेटा, दीज आर द 2 स्टेप्स इन द स्पर्मेटोजेनेसिस के। फिर स्पर्मेटिड के फॉर्मेशन में हमने 3 स्टेप को देखा था, फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन को देखा था, फेज ऑफ ग्रोथ को देखा था हमने, और फेज ऑफ मैच्योरेशन को देखा था, याद है ना, ठीक है।
चलिए, है ना। फिर हमने स्पर्म के इमेज को भी देखा था, तो मैंने आपको बताया था कि एक्रोसोम किसके मॉडिफिकेशन से बनता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के मॉडिफिकेशन से जो है वो एक्रोसोम बनता है, जो एक बड़े लाइसोसोम के समान होता है, जिसमें कि डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, एग की मेम्ब्रेन को हिट करते हैं और उसको वो डाइजेस्ट करते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है हाइलुरोनिडेज के, तो हाइलुरोनिडेज जो है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। ठीक है, तो अब हम आगे बात करेंगे इसके ऊपर, जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा एक्रोसोमल रिएक्शन को हम डिटेल में भी देखेंगे। तो अभी हम उस चीज को छोड़ते हैं, अभी हम इतना समझते हैं कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स प्रेजेंट इन एक्रोसोम आर दी हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं, जो कि एग की लेयर को डिसॉल्व करते हैं और फर्टिलाइजेशन में स्पर्म की हेल्प करते हैं वो। ठीक है, और इसके ठीक पीछे न्यूक्लियस होता है। देन मैंने आपसे कहा था कि प्रॉक्सिमल सेंट्रल होता है, डिस्टल सेंट्रल होता है। प्रॉक्सिमल सेंट्रल एग को जाकर जो है एग में जाता है, क्योंकि जो मैमेलियन एग होता है, स्पेशली मैमेलियन एग होता है, उसमें जो है वो सेंट्रोमियर जो है उसके अंदर, प्राइमेटिक एग की बात करें तो सेंट्रोमियर उसके अंदर, सेंट्रियोल उसके अंदर नहीं होता है, और ये सेंट्रियोल को कंट्रीब्यूट करता है। क्लियर? ठीक है, याद है आपको। मैंने आपसे कहा था जैसे हम फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो जो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ओवम जो है उसमें सेंट्रियोल का जो इलिमिनेशन आता है। तो अब होता यह है कि यदि सेंट्रियोल नहीं होगा तो एग अपने आप को डिवाइड कैसे करेगा, तो होता यह कि उसके लिए जो है वो स्पर्म जो है वो सेंट्रियोल को प्रोवाइड करता है। तो याद रखिएगा, स्पर्म न्यूक्लियस के अलावा सेंट्रियोल भी प्रोवाइड करता है ताकि आगे क्लीवेज हो सके और एग भी अपना डेवलपमेंट, ऊसाइड भी अपना डेवलपमेंट पूरा कर सके। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आपको बताना है लेवलिंग के। अब यहां पर भी मैंने ए बी सी डी ई लिखा है। ठीक है, तो वहां क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको ए बी सी डी लेवलिंग बताना है, और वेरी वेरी आईएमपी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है बेटा। एनसीईआरटी का ही इमेज है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी मैं जो भी आपको बेटा लेवलिंग दे रहा हूं ना, तो मैं आपको कोई आउटसाइडर इमेज की लेवलिंग नहीं दे रहा हूं, मैं वही इमेज आपको लेवल करने को बोल रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। क्लियर? ठीक है, पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगेन क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेटा, थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, और जो समझदार लोग हैं वे स्क्रीनशॉट लेंगे इसका बेटा और अपने पास रिकॉर्ड में रखेंगे इसको, ताकि क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था कई बार। ठीक है, अब आपको होता है, अब यहां पर आप बोलोगे सर ये इमेज तो एनसीईआरटी में नहीं है, दिस इमेज, दिस जो है फ्लो चार्ट इज डायरेक्ट फ्रॉम दी एनसीईआरटी थ्योरी। एनसीईआरटी की थ्योरी से इस फ्लो चार्ट को हमने तैयार किया है। तो आपको बताना है इसमें कि हाइपोथैलेमस से निकलने वाला हार्मोन ए क्या है, ठीक है, एंटेरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन बी क्या है, हार्मोन सी क्या है, ठीक है, फिर सर्टोली सेल से निकलने वाला केमिकल जो है वो डी क्या है, और लीडिंग सेल से निकलने वाला केमिकल जो है वो ई क्या है। ठीक है, तो यहां पर भी आपको ए बी सी डी ई को पहचानना है। क्लियर? कमांडोज, यू शुड आंसर दिस क्वेश्चन। क्लियर? जितने बच्चे देख रहे हैं उतने आंसर आना चाहिए, है ना। मतलब आप एकदम जो है वो अटेंटिव रहिए। और हाँ, कुछ बच्चों की कोई शिकायत ये कि सर ऐप में और वेबसाइट, हम तो केवल ऐप ही यूज करते हैं, वहां हम आंसर नहीं दे पाते हैं। तो बेटा हम लोग है ना बहुत जल्दी काम कर रहे हैं उस पर, तो बहुत जल्दी जैसे यूट्यूब में आप आंसर कर पाते हैं, वैसे ही अब एप्लीकेशन में भी सारा फीचर रहेगा आप के। मतलब जो हम बायोमेट्रिक्स का ऐप रहेगा, इट विल हैव ऑल द फीचर जो यूट्यूब के अंदर सारा उसके अंदर रहेगा। चिंता मत कीजिए, हमारी टीम जोर शोर से उस पर काम कर रही है। ठीक है ना, तो यू कैन एक्सपेक्ट सम मेजर अपडेट्स इन फ्यू वीक्स के, जिसमें कि आपको बहुत सारे फीचर्स उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी लेकिन तब तक के लिए तो जो है वो हम किसी तरीके से एडजस्ट करते हैं इसको बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आप आंसर कीजिएगा, ए बी सी डी ई क्या है इसमें बताइएगा। ठीक है ना, क्लियर? चलिए, अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। यानी फीमेल के बारे में हम बात करेंगे कि फीमेल के, देखिए पहले मेल काउंटर पार्ट के बारे में बात किया हमने देखा कि टेस्टिकल्स कैसे होते हैं, स्क्रोटम क्या होता है, ठीक है, हमने देखा टेस्टिकल के अंदर टेस्टिकल लोब्यूल क्या होते हैं, सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल क्या होता है, रेटिटेस्टिस क्या होता है, वासा इफ्रेंशिया क्या होता है, एपिडाइमिस क्या होता है, कॉपुट एपिडाइमिस क्या होता है, कॉर्पस एपिडाइमिस क्या होता है, कॉर्डा एपिडाइमिस क्या होता है। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं दिमाग में इमेज आना चाहिए आपके, जैसे से मैं बोल रहा हूं दिमाग में एकदम आना चाहिए कि सर ये बताना है शाहरेंट के। फिर हमने देखा था, हमने क्या देखा था, वास्ट डिफरेंस देखा। वास्ट डिफरेंस को हमने क्या कहा, हमने कहा कि स्पर्मेटिड कॉर्ड से बाहर गया, एब्डोमेन तक गया, वो वहां जाके इसने ब्लैडर के पास चक्कर लगाया और कहा गया वो सेमाइनल डक्ट के साथ जाके फ्यूज कर गया, इजेक्युलेटरी डक्ट बन गई। जहां पर फ्यूज किया वहीं पर प्रोस्टेट की ओपनिंग भी उसके अंदर खुला। फिर इजेक्युलेटरी डक्ट जो है वो कहा, यूरेथ्रा में जाके ओपन हो गया और यूरेथ्रा आउटसाइड ओपन हो गया। ठीक है,
अब सेमाइनल वेसिकल ने क्या कंट्रीब्यूट किया, प्रोस्टेटिक ग्लैंड ने क्या कंट्रीब्यूट किया, बल्बोइथल ग्लैंड ने क्या कंट्रीब्यूट किया, ये सब भी दिमाग में हमारे। सीमेन का कंपोजिशन क्या होता है ये भी मालूम है कि एक नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए मेल के अंदर क्या होना चाहिए, स्पर्म के अंदर कितना परसेंट स्पर्म हाईली मोटाइल होना चाहिए, कितना परसेंट स्पर्म नॉर्मल होना चाहिए, ये भी पढ़ा हुआ है हमने के। याद है कि नहीं याद? याद है ना? तो जैसे जैसे, और आपको बता दूं मैं, जैसे चैप्टर पूरा होगा ना तो आई विल गिव यू शीट ऑफ कीवर्ड्स, ठीक है? आप वो कीवर्ड्स को बार बार एक दूसरे से पूछेंगे, रिकॉल करेंगे तो चीजें आपको याद रहेंगी। आज एक चीज, बस एक चीज का आंसर मुझे और कीजिए आज, ठीक है? पूछ लो, ठीक है? बताइए स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है और स्पर्मिएशन क्या होता है। एक बार फिर से लिख के देना उनको, ठीक है? कि व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस एंड व्हाट इज स्पर्मिएशन, ठीक है बेटा? आंसर करेंगे, ठीक है? चल, नाउ कम टू दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब यहां पर हम बात करेंगे और मैं आपको कहता हूं कि बेटा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू दी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि दिस इज द प्लेस वहां पर जहां पर कि जो है वो फर्टिलाइजेशन भी होता है और जहां पर जो है वो इम्प्लांटेशन भी होता है, और जहां पर जो है देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सिर्फ दो ही काम थे, ध्यान से मेरी बात सुन के। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक काम था गैमेटोजेनेसिस, गैमेट को बनाया, मेल गैमेट को बनाया, और इंसेमाइनेशन के एक्सटर्नल जेनिटल से कॉपुलेशन किया और इंसेमाइनेशन कर दिया और उसने सीमेन को फीमेल ट्रैक के अंदर छोड़ दिया, ठीक है? ये काम खत्म हो गया। अब बाकी का रिप्रोडक्शन का काम पूरा कि वो जो है स्पर्म को एक्टिवेट करना फाइनल। देखिए आपको बता दूं मैं कि जो स्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन के लिए अपने आप को पूरी तरीके से अपने आप को पूरी तरीके से एक्टिवेट कहां करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर करता है, ओके? वहां पर उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेशन कहते हैं। तो कैपेसिटेशन की प्रोसेस कहां होती है? वो फीमेल पार्ट के अंदर होती है, ठीक है? वो कहां होती है? फीमेल पार्ट के अंदर होती है। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन कहां होता है? जो स्पर्म का जो मूवमेंट है वो कहां होता है? फीमेल पार्ट के अंदर। फर्टिलाइजेशन कहां होता है? फीमेल पार्ट के अंदर के। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो है वो जाइगोट बनता है, जाइगोट में जो है वो से में एम्ब्रियो बनता है, उसमें क्या होता है? क्लीवेज होता है। एम्ब्रियो बनने के दौरान जो माइटोसिस होती है उसे हम क्लीवेज कहते हैं। जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है तब जो माइटोसिस होती है उसको हम क्लीवेज कहते हैं। अब क्लीवेज में और नॉर्मल माइटोसिस में क्या फर्क है हम आगे बात करेंगे जब एम्ब्रियो पढ़ेंगे। तो अभी हमने क्या कहा? हमने कहा कि वो एम्ब्रियो बना, फिर एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस में जाके इंप्लांट हुआ, और इंप्लांट होने के बाद 9 महीने तक जो है वो ह्यूमंस के अंदर 9 मंथ तक जो है वो बच्चा जो है वो जो फीटस डेवलप होना शुरू हुआ, और जब जो है वो पूरी तरीके से फीटस डेवलप हो गया तो उसका पार्टिशन हुआ, उसका डिलीवरी ऑफ द बेबी हुआ। द एंटायर प्रोसेस ऑपरेट्स इनसाइड द फीमेल बॉडी। मतलब आप देखिए कि जो है मेल के इंसेमाइनेशन के बाद में फीमेल बॉडी को कितना कुछ करना पड़ा, यानी फर्टिलाइजेशन से लेकर इंप्लांटेशन, देन दी उसके बाद जो है वो पूरा का पूरा गेस्टेशन पीरियड, देन पार्टिशन, सारा स्टेप तो फीमेल बॉडी के अंदर हुआ। मतलब ये है कि यदि फीमेल क्लियर करूं कि यदि फीमेल बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी नॉर्मल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई भी फॉल्ट होगा, तो जो है उसमें उससे क्या होगा? उससे जो है वो आगे लाइफ का बढ़ना रुक जाएगा, ठीक है? और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कई लोग मैंने ऐसे भी अब जो है मैंने किसी वीडियो में भी ये कहा था इसके पहले कि मेल और फीमेल दोनों में जो है वो रिप्रोडक्शन को लेके फॉल्ट हो सकता है। तो किसी ने मुझे कमेंट किया कि सर हम जो है मेरी दीदी जो है वो गायनिक डिपार्टमेंट में काम करती है, वो नर्स है, हम बताती है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है जिनमें बच्चे नहीं होते उनमें प्रॉब्लम जो है वो फीमेल्स में ही होती है। तो मैं क्लियर कर दूं आपको कि एक्चुअली ऐसा इसलिए दिखाई पड़ता है आपको क्योंकि मोस्ट ऑफ द काम तो फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है। गैमेट बनना और इंसेमाइनेशन के अलावा मेल बॉडी में होता क्या है बताइए? कुछ नहीं होता उसके अलावा, ठीक है? तो सारा परिवर्तन जब फीमेल बॉडी के अंदर होता है, सारा हार्मोनल में। अब यूट्रस में कोई दिक्कत हुआ तो प्रॉब्लम है, ठीक है? फेलोपियन ट्यूब में कोई दिक्कत हुआ तो प्रॉब्लम है, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि अब यूट्रस के अंदर मान लो बेबी फीटस डेवलप हो रहा है, तो जो यूट्रस को क्लोज करने वाले जो होते हैं इंटरनल ऑस में जो म्यूकस प्लग होता है, वो प्लग हो गया, वाटर बैग बस्ट हो गया, तो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स में हैपन, ठीक है? तो चूंकि मोस्ट ऑफ द स्टेप कहां होता है? फीमेल बॉडी के अंदर होता है, क्लियर? ठीक। अब whenever we are going to read these things very deeply and very clearly, okay, तो we should not be, मतलब एक होता ना कि हम किसी चीज को थोड़ा सा हल्के में लेते हैं। दिस इज रियली ए सीरियस मैटर कि यू शुड नो अबाउट कि हाउ द फीमेल्स गो थ्रू द हार्मोनल चेंजेस, हाउ द फीमेल ऑर्गन्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू क्रिएट द न्यू लाइफ, ठीक है? एंड मैं कह रहा हूं आपसे कि आफ्टर जो है इस चैप्टर को पूरा करने के बाद हमारा जो नजरिया है, जो हमारा जो है वो सोचने का जो तरीका है वो बदल जाएगा।
और मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि ऑलवेज क्योंकि देखिए इस पूरी प्रकृति में चाहे वो एनिमल्स हो चाहे ह्यूमन बींग्स हो, फीमेल्स आर दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर। उनके बगैर लाइफ आगे नहीं चल सकती। जो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बना है वो जस्ट बिकॉज ऑफ द फीमेल्स। वी शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी मदर। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें। तो अब हमारे सामने जो है यहां पर यदि हम ये जो देख रहे हैं तो हम केवल हमने एक रफ सा पिक्चर देख रहे हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस तरह का होता है। तो इसमें यदि मैं आपसे बोलूं कि प्राइमरी ऑर्गन कौन सा है, तो हमारे दिमाग में एकदम झट से आना चाहिए कि मैंने बोला आपसे कि व्हाट इज दी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। के हमने कहा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जैसे मेल के अंदर टेस्टिस था, तो उसी का काउंटर पार्ट जो है फीमेल में क्या होता है, वो होता है ओवरी। के दी ओवरी, ओवरी, ये ओवरी के, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के। तो ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि ओवम को प्रोड्यूस करती है। क्लियर है ना। तो फीमेल्स के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो ओवरी है, और उसके अलावा जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन है, जो अतिरिक्त जो सेक्स ऑर्गन है, जो लैंगिक अंग है, वो क्या है, वो है फेलोपियन ट्यूब। दिस इज दी फेलोपियन ट्यूब। ये हम देख रहे हैं, ये फेलोपियन ट्यूब मैंने एफटी शॉर्ट में लिखा है। मतलब इसका क्या है बेटा, इसका मतलब है फेलोपियन ट्यूब। इसका मतलब क्या है, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं इसको। हम ओविडक्ट भी कहते हैं। फेलोपियन ट्यूब को कई बार हम क्या कहते हैं, इसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं इसको हम। ठीक है, क्लियर। फिर फेलोपियन ट्यूब कहां पर अब से जोड़ रही है, ओवरी और किसके बीच में, ये है यूटेरस। दिस इज दी यूटेरस के, हम क्या देख रहे हैं बेटा, ये है यूटेरस। ठीक है, मैं इसको ऐसे मार्क करता हूं, अलग कलर का पेन लेता हूं कि मैंने कहा ये है यूट्रस की वॉल देख रहे हैं हम, अंदर यूट्रस की कैविटी, यूट्रस की वॉल दिखाई पड़ रही है आपको के। फिर मैंने क्या कहा, ये यूट्रस की कैविटी ऑफ यूट्रस, यूट्रस की कैविटी है। ठीक है, यूट्रस ये वो जगह जिसको हम बच्चादानी बोलते हैं, बॉम्ब कहते हैं इसको हम, के मदर्स बॉम्ब कहते हैं, बच्चादानी कहते हैं इसको हम, के ये है यूट्रस के। क्लियर, ठीक। फिर क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि एक हमें जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, हमें एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है जो कनेक्टेड है यहाँ पे, ये है वेजाइना। ठीक है, याद रखिएगा वेजाइना एक्सटर्नल जेनिटलिया नहीं होता। कई लोगों के दिमाग में गलत फहमी है, उन्हें लगता है कि वेजाइना इज एन एक्सटर्नल जेनिटलिया, तो वो एक्सटर्नल जेनिटलिया नहीं होता, जो है बाहरी जनन अंग नहीं होता है, तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर में शामिल होता है। तो वेजाइना है, और वेजाइना और यूट्रस के बीच में आपने देखा एक पतली सी ट्यूब दिखाई पड़ रही है, जो यूट्रस का एक नैरो भाग है जो वेजाइना से कनेक्टेड होता है। इस भाग को हम बोलते हैं सर्विक्स, इसे बोलते हैं हम सर्विक्स कहते हैं, इस भाग को हम सर्विक्स कहते हैं। ठीक है, सर्विक्स कहते हैं। ठीक है, और जो फैटी टिश्यू उभरा हुआ है ना, जो आसपास फीमेल पार्ट के आसपास जो उभरा हुआ टिश्यू दिखाई पड़ता है, इसे बोलते हैं हम जो है, ये क्या होता है बेटा, ये लेविया मेजोरा एंड जो है मॉन्स प्यूबिस होता है, जिसको हम अलग से देखते हैं बेटा। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर यदि हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवरी है, जिससे फेलोपियन ट्यूब जुड़ी है, और फेलोपियन ट्यूब कनेक्ट होती है यूट्रस के साथ में। ठीक है, देन हमने देखा कि सर्विक्स है, देन दी वेजाइना है। क्लियर, देखिए एक बार फिर से हम जो है, अब केवल हमने वही वाला पार्ट निकाल के उसको हमने जो है वो एक रियल टाइम 3D इमेज के अंदर उसको हम देख रहे हैं। दिस इज एक्चुअली ये 3D इमेज, 3 डायमेंशनल इमेज में हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, देखिए ये है ओवरी, ओवरी है ना। ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब है इसके ऊपर जो ओवम को कलेक्ट करती है। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं ये बॉडी, फंडस ऑफ यूट्रस बॉडी देख रहे हैं हम, यूट्रस को देख रहे हैं यहाँ पे, ये वेजाइना को देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इमेज है जो बता रहा है आपको कि किस तरीके से इंटरनल पार्ट्स यहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए एक बार फिर से, और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो आपको मैं मल्टीपल इमेजेस दिखाता हूं बेटा, उसके पीछे कारण ये है कि आपके दिमाग में ये इमेज एकदम क्लियर है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि हमने मेल पार्ट पढ़ा, तो हमें एक एक चीज क्लियर है कि क्या कहां पर होता है, किस तरह का क्या डक्ट होता है कहां पर, वैसे यहां पर क्लियर चाहिए। ये ओवरी है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और ओवरी से क्या जुड़ा हुआ बेटा, फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब का ऐसा हिस्सा जो ओवरी के ऊपर होता है और ओवम को कलेक्ट करता है, वो उसमें फिंगर लाइक पोजीशन होते हैं। सुनिए बात के, बाद में हम एक एक चीज को नोट करें, अभी नोट मत करना, अभी नोट मत कीजिए, अभी आप सुनिए केवल आप। फिर हम एक एक करके चीजों को देखेंगे। तो जो ओवरी के ऊपर फेलोपियन ट्यूब का जो हिस्सा होता है, उसमें फिंगर लाइक प्रोसेस होते हैं जो ओवम को कलेक्ट करने में रोल प्ले करते हैं, उन्हें हम फिम्ब्री कहते हैं। तो फिम्ब्री इज अ पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी कहते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर। फिर हम क्या देख रहे हैं, यूट्रस के अंदर यूट्रस की कैविटी दिखाई पड़ रही है हमें, ये हम यूट्रस देख रहे हैं बेटा हम। ठीक है ना।
फिर क्या देख रहे हैं हम, हमें मैंने कहा ना, हमें सर्विक्स दिखाई पड़ रहा है, सर्विक्स वाला हिस्सा हमें दिखाई पड़ रहा है। एक है भैया मैंने आपसे कहा कि सर्विक्स वाला हिस्सा है, और इसमें क्या कहा मैंने आपसे कहा कि सर्विक्स का एक हिस्सा है जिसमें कि पतली सी एक ट्यूब दिखाई पड़ रही है। उस पतली सी ट्यूब को हमने क्या बोला, जो सर्विक्स के अंदर पतली सी ट्यूब या कैनाल दिखाई पड़ रही है उसको हमने क्या बोला, एंडो सर्वाइकल कैनाल। मतलब सर्विक्स के अंदर का जो कैनाल है वो एंडो सर्वाइकल कैनाल है। सर्विक्स का अंदर वाला भाग क्या है, वो एंडो सर्विक्स है। बाहर वाला भाग क्या है सर्विक्स का, वो एक्टो सर्विक्स है। और ये सब बड़े इंपॉर्टेंट इमेजेस है बेटा, इमेज है और बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो लेवलिंग है, याद रखिएगा इसको कि एक्टो सर्विक्स क्या होता है, एंडो सर्विक्स क्या होता है। अब जो सर्विक्स का हिस्सा अंदर के यूट्रस में खुलता है, सर्विक्स क्या है, सर्विक्स यूट्रस का एक पतला नैरो ट्यूब जैसा भाग होता है जो वेजाइना से कनेक्टेड होता है। सर्विक्स का ऐसा हिस्सा जो यूट्रस की ओर खुलता है उसे हम बोलते हैं इंटरनल ऑस कहते हैं, और जो हिस्सा वेजाइना की तरफ खुलता है उसे हम एक्सटर्नल ऑस कहते हैं, और नीचे ही ये वेजाइना है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा इसको, क्योंकि हम, और मैं आपको क्लियर कर दूंगा, हम एक एक चीज को ध्यान से पढ़ेंगे यहां पे, कि कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। अभी मैं केवल आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, कि क्या क्या हिस्से पढ़ना है और क्या क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरह के हिस्से ये होते हैं। क्लियर, चलिए अब नोट करते हैं इसमें हम, है ना। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये शामिल होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, तो देखिए, ए पेयर ऑफ ओवरीज, उसमें एक जोड़ा ओवरी का होता है, कि मतलब जोड़े में होती है, दो होती है, लेफ्ट एंड राइट के, ए पेयर ऑफ ओवरीज। और ओवरी याद रखिएगा एब्डोमिनल पोजीशन होती है, एब्डोमेन में होती है वो, है मतलब ये है कि oogenesis नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर हो सकता है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर नहीं हो पाता है, इसलिए स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस पाए जाते हैं। ठीक है, फिर ओवरी किससे जुड़ी होती है, ए पेयर ऑफ ओविडक्ट के, और ओविडक्ट को बेटा हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, इसी को हम फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। तो एक जोड़ा जो है ओविडक्ट से ये जुड़ा होता है। देन क्या होता है, यूट्रस संख्या में एक होता है, मतलब ओवरी संख्या में दो है, ओवरी संख्या में दो है, ओविडक्ट संख्या में दो है, यूट्रस संख्या में एक होता है। दोनों लेफ्ट और राइट दोनों प्रकार की, दोनों तरफ से आने वाली ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब जो यूट्रस में ओपन होती है। सर्विक्स संख्या में एक होता है, वेजाइना संख्या में एक है। ठीक है, और इसके बाद होते हैं फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया होते हैं। मतलब यह है कि आपका वेजाइना, सर्विक्स, यूटेरस, ओविडक्ट और ओवरी एक्सटर्नल जेनिटलिया, बाहर जनन अंग में, या हम बोलेंगे बाहरी सेक्स ऑर्गन में, बाहरी जनन अंगों में वो नहीं आती है, शामिल होती है। ठीक है ना, क्लियर। नाउ दिस इज द इमेज ऑफ एनसीईआरटी के। अब इस इमेज को हम क्या करेंगे, वही वाला काम करेंगे कि हम लेवल्स को मिटाएंगे और 1 2 3 4 कर देंगे ताकि याद रहे हम कोई चीज। पढ़ते हैं, इमेज को देखते हैं, लेवल को मिटाते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने आपसे कहा कि देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि सबसे पहले हम क्या देते हैं, हम इसकी शुरुआत कहां से करते हैं, हम इसकी शुरुआत करते हैं फ्रॉम दी आउटसाइड टू इनसाइड, के बाहर से अंदर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें दिखाई पड़ा कि एक जो है वो फैटी टिश्यू दिखाई पड़ा हमें, मतलब जो वेजाइना की यहां ओपनिंग है, जो वेजाइनल ओरिफिस है, वेजाइना की ओपनिंग को क्या बोलते हैं, वेजाइना की ओपनिंग को हम वेजाइनल ओरिफिस कहते हैं। के नंबर 1 के मैंने कहा ये जो है, ये मैंने रेड से इसको ऐसा कर दिया, इसको मैंने, ठीक है, ये है वेजाइनल ओरिफिस। ठीक है ना, क्लियर। ठीक, वेजाइनल ओरिफिस। ठीक, मतलब जो ओपनिंग ऑफ वेजाइना है आउटसाइड, उसे वेजाइनल ओरिफिस कहते हैं। और वेजाइनल ओरिफिस के आसपास जो है स्किन के फोल्ड पाए जाते हैं, एक नैरो फोल्ड होता है और एक मेजर फोल्ड होता है, उसे हम लेबिया माइनोरा और लेबिया मतलब होता है दे आर लिप लाइक, वो लिप के समान होते हैं। ठीक है, लेबियम वर्ड हम लिप के लिए यूज करते हैं, दे आर लिप लाइक। तो एक स्मॉल फोल्ड होता है और एक बड़ा फोल्ड होता है। ठीक है, तो स्मॉल फोल्ड देन दी एक लार्ज फोल्ड होता है, तो उसे लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा का, और ये दोनों के दोनों वेजाइनल ओरिफिस के आस को जो है वो कवर करते हैं, उसके चारों तरफ होते हैं। ठीक है, ठीक है, जस्ट लाइक लिप्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है हमें एक्सटर्नल जेनिटलिया में, बाहरी जनन अंगों में हमको एक जो है वो छोटा सा उभार दिखाई पड़ता है, और ये उभार जो है इसको हम मानते हैं कि ये पेनिस का होमोलोगस है, पेनिस के समान है, यानी इट इज सिमिलर टू दी पेनिस के। एंड दिस इज दी एक्साइटेटरी पार्ट इन दी फीमेल, ये फीमेल में एक्साइटेटरी पार्ट होता है, दैट इज दी क्लाइटोरिस के। इसको हम फीमेल पेनिस भी कह सकते हैं, इसको हम के, ठीक, इसे हम क्लाइटोरिस कहते हैं। ठीक, देन क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि जो ब्लेडर से जो ओपनिंग खुलता है, देयर आर सेपरेट ओपनिंग, वेजिनल ओरिफिस सेपरेट होता है और यूरिनरी ट्रैक का ओपनिंग सेपरेट होता है। तो यूरिनरी ट्रैक जो खुलता है बेटा, जो यूरेथ्रा खुलता है, वो यूरेथ्रा जो है सेपरेटली ओपन होता है। ठीक है,
ये यूरेथ्रा है, ठीक। फिर हमने क्या कहा, ब्लेडर, ब्लेडर किससे खुला, ब्लेड, ये यूरिनरी ब्लेडर है, याद रखना लैबलिंग के, यूरिनरी ब्लेडर है, और ब्लेडर जो है वो कहां किससे खुला, वो यूरेथ्रा से बाहर की तरफ ओपन हुआ, यूरेथ्रल ओरिफिस से बाहर ओपन हुआ, ठीक है। और आप क्या देख रहे हैं कि जो रेक्टम है, जो रेक्टम है और जो यूरिनरी ब्लेडर है उसके बीच में यूट्रस होता है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ यूट्रस आपको याद रखना है बेटा, पोजीशन ऑफ यूट्रस आपको याद रखना है कि यूट्रस कहां होता है, ये रेक्टम है, इसके हम कहते हैं कि इसके डॉर्सल साइड में, इसके डॉर्सल मतलब होता है आपका, देखो हमारी बॉडी में हमारा ये वाला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा होता है वेंट्रल, पीछे वाला हिस्सा होता है डॉर्सल, ठीक है। तो जो ये डॉर्सल वेंट्रल वर्ड आते हैं बेटा, ठीक है, यानी डॉर्सल साइड है मतलब बैक वाला हिस्सा हमारा हो गया, ठीक है ना, ठीक है। और ये वाला हिस्सा वेंटर होता है, ऐसे याद रखिए इसको, ठीक है। तो इसमें क्या देखते हैं फीमेल बॉडी में, जो रेक्टम है वो क्या है, वो यूट्रस से डॉर्सल साइड में है, और जो है वो ब्लेडर कहां है, वो वेंट्रल साइड में होता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको यूट्रस दिखाई पड़ रहा है, और यूट्रस का क्या के बाद आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, यूट्रस का हिस्सा सर्विक्स दिखाई पड़ रहा है आपको के, एंड उसके बाद इससे कनेक्टेड, ये सर्विक्स से कनेक्टेड क्या है, ये वेजाइना उससे कनेक्टेड है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये आपको हमने कहा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हमने एक एक करके देखा यहाँ पे। तो हमने कहा कि ये जो इमेज है एनसीईआरटी की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इमेज है, लेवलिंग करने को कई बार आती है, कई बार इसमें क्या होता है कि आपको 1 2 3 4 दे देंगे, पूछेंगे कि ये क्या है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि अब आपसे पूछ सकते हैं ये कि इसमें जो है वो आपका बताइए इसमें कि ये ए क्या है, बी क्या है, ठीक है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है, एफ क्या है, ठीक है ना, ठीक, जी एच एंड आई, ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये लेवलिंग हमको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. These parts of the system, along with a pair of mammary gland, are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। अब सोचिए फीमेल बॉडी में ऐसा है कि बच्चे के जन्म होने के बावजूद भी काम बकाया होता है, कहने बच्चा जो होता है, जो मैमल्स है, मैमल्स का जो बच्चा होता है, यंग वंस होता है, वो उतना अधिक जो है वो न्यूट्रिशन के लिए वो मदर पर डिपेंडेंट होता है, उतना अधिक इंडिपेंडेंट नहीं होता, जैसे बर्ड्स के बच्चे होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं सबके, वो अपना फूड खुद ढूंढ लेते हैं। लेकिन यहां पर जो मैमेलियन बच्चे होते हैं उनको, उनके लिए एक स्पेसिफिक फीचर जो है वो प्रकृति ने दे रखा है, वो है मेमोरी ग्लैंड्स के। मैमल्स का मतलब वे सारे एनिमल जिनमें की मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है, जिनमें स्तन पाए जाते हैं, स्तनधारी कहलाते हैं। के ऐसे एनिमल जिनमें स्तन पाए जाते हैं उनको हम स्तनधारी कहते हैं। जो मेमोरी ग्लैंड्स है वो प्रेजेंट है, मतलब मैमल्स है, मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्लियर। और मेमोरी ग्लैंड जो होती है वो जो बच्चों का जन्म होता है उनकी इनिशियल केयर में, उनको इनिशियल न्यूट्रिशन के लिए वो काम आती है, कि चाहे गाय का बछड़ा हो, चाहे ह्यूमन चाइल्ड हो, के। तो फीमेल्स में जो है वो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम मेमोरी ग्लैंड को भी शामिल करते हैं, और हम क्या मानते हैं कि मेमोरी ग्लैंड जो है वो रिप्रोडक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद भी बच्चे को केयर की रिक्वायरमेंट होती है, चाइल्ड केयर वो भी इसके अंदर शामिल होता है। तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हमने पार्ट्स पढ़े, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ओवरी होती है, ओविडक्ट होता है, यूटेरस होता है, ठीक है ना। फिर हमने देखा कि जो सर्विक्स होता है, हमने देखा कि वेजाइना होता है, ठीक है, एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया होते हैं। उसके अलावा जो है मेमोरी ग्लैंड्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना, क्लियर। और मैंने कहा आपसे कि इसकी जो है गैमेटोजेनेसिस फीमेल बॉडी के अंदर भी होता है, तभी तो ओवरी में ओवम बनता है, ठीक है। इंसेमाइनेशन मेल करता है कि वो इस सीमेन को जो है फीमेल बॉडी में इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन उसके बाद के सारे काम जो है मैंने कहा ना, फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, इम्प्लांटेशन हुआ, उसके बाद जो है वो गेस्टेशन हुआ, पार्टुरेशन हुआ, फिर चाइल्ड केयर हुआ, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द फीमेल, ठीक है। देखिए अब हम मेमोरी ग्लैंड्स को हम देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि दिस इज द एनाटॉमी ऑफ फीमेल ब्रेस्ट। तो इसमें हमें दिखाई पड़ रहा है देयर इज हमने कहा कि एक इसमें जो है जो फीडिंग पार्ट है वो है निपल, के निपल इज द पार्ट जिसके थ्रू जो है वो मिल्क को फीटस जो है वो जो यंग चाइल्ड होता है वो सक करता है उसको, के। और उसके आसपास का जो डार्क एरिया होता है उसे हम एरियोला कहते हैं, हम क्या बोलते हैं, एरियोट, के। एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि देयर इज extensive supply of lymph nodes are also in
ब्रेस्ट पार्ट के, ब्रेस्ट पार्ट में बड़ी संख्या में लिम्फ नोड जो सप्लाई होते हैं। अब एक बात क्लियर कर दूं कि ब्रेस्ट एक ऐसा टिश्यू होता है इसमें कि कई सारी सेल्स होती हैं जो लगातार डिवाइड भी करती हैं इसके अंदर के। तो ब्रेस्ट कैंसर को पता करने का तरीका, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका वही होता है कि जो है ब्रेस्ट का जांच करना के। और ये हमेशा डॉक्टर्स रिकमेंड कहते हैं कि एक उम्र के बाद में, जैसे जनरली यंग एडल्ट्स में तो बहुत कम देखने मिलता है, पर 25-30 इयर्स के आसपास के हमेशा जो है वो वंस इन ए मंथ या वंस इन 3-4 मंथ के यू शुड चेक ब्रेस्ट मेटिकुलस के। तो सारे के सारे जो ग्लैंड्स होते हैं उनको एक बार जो है वो चेक कराना चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर लिम्फ नोड होते हैं। और जो लिम्फ नोड होते हैं ना, वो एक तरह का क्या होता है, एक तरह का वो पुलिस चौकी के समान होते हैं। यानी यदि कोई कैंसरस सेल वहां पर बन रही होती है तो वो लिम्फ नोड क्या करते हैं, उस कैंसरस सेल्स को अपने पास में जो इकट्ठा करके फूल जाते हैं। यदि स्वोलन लिम्फ नोड है, दैट मे बी एन इंडिकेशन ऑफ द कैंसर के। हर बार ऐसा नहीं होता है, कई बार सिस्ट भी होता है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में सिंपल सिस्ट भी हो सकता है, देयर मे बी सम अदर इश्यूज के। बट द मोस्ट डेंजरस जो सिरा है इसका वो है ब्रेस्ट कैंसर, वन ऑफ द वेरी कॉमन कैंसर अमंग दी फीमेल्स के। एक तो ब्रेस्ट कैंसर, दूसरा होता है कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स यूट्राइन कैंसर। ठीक है, हम इन पर भी बात करेंगे क्योंकि ये एक बड़े सीरियस इशू है। तो अभी हम जो बात करते हैं यहाँ पे कि मैंने आपसे कहा था कि इसमें एक्सटेंसिव लिम्फ नोड का सप्लाई भी इसमें, और यदि हम इसको जो है वो एक दूसरे एंगल से देखें इसको हम के, तो हम क्या पाएंगे, हम देखते हैं इसमें कि हमें दिखाई पड़ रही है तो रिब्स दिखाई पड़ रही है, पसलियां दिखाई पड़ रही हैं। रिब्स के बाद क्या देख रहे हैं हम, ये पेक्टोरलिस मसल्स दिखाई पड़ रही है, जो चेस्ट की मसल्स है वो दिखाई पड़ रही है। और इसके ऊपर जो है ब्रेस्ट का जो मेजर हिस्सा है वो है फैटी टिश्यू के, फैटी टिश्यू दिखाई पड़ रहा है के। और इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, इसके अंदर ब्रेस्ट के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि आपको इस प्रकार से लोब दिखाई पड़ रहे हैं, डक्ट्स दिखाई पड़ रही है आपको। देन ये डक्ट इकट्ठा होकर जो है वो एक एरिया में ओपन हो रही है। अब ये डक्ट क्या होती है हम आगे बात करते हैं इसमें के, ठीक है। देन निपल में इनका ओपनिंग है, एक सिंगल ओपनिंग नहीं होता है, मल्टीपल ओपनिंग यहां पर होते हैं, ठीक है। एंड दीज आर दी लोब्यूल्स दिखाई पड़ रहे हैं, लोब्यूल्स दिखाई पड़ रहे हैं, बड़े साइज के लोब दिखाई पड़ रहे हैं जो कनेक्टेड होकर जो है वो डक्ट बना रहे हैं, मेमोरी डक्ट बन रही है, और डक्ट फाइनली निपल के थ्रू बाहर ओपन हो रहा होता है, ठीक है ना। चलिए अब एक एक हिस्से को हम जरा थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। इसमें मैंने क्या कहा, चेस्ट बॉल दिखाई पड़ा, नंबर 1 चेस्ट बॉल है इसमें लेवलिंग के लेट के, याद रखिएगा कि मैंने लेवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इमेज आपको दिया है, ठीक है। यहां पे मैंने इसको ऐसे लेवल भी कर दिया इसको मैंने, पर याद रखिएगा। तो नंबर 1 क्या है, चेस्ट बॉल है। नंबर 2 क्या देख रहे हैं, पेक्टोरलिस मसल्स होती है जो कि चेस्ट मसल होती है वो दिखाई पड़ रही है के। नंबर 3 क्या दिखाई पड़ रहा है हमें, लोब्यूल्स दिखाई, दिस इज दी लोब्यूल्स। नंबर 4 क्या देख रहे हैं हमें, ये निपल दिखाई पड़ रहा है। नंबर 5 क्या है, ये एरियोला है। नंबर 6 क्या है, मिल्क डक्ट दिखाई पड़ रही है। नंबर 7 क्या है, फैटी टिश्यू है इसमें। नंबर 8 क्या है, वो स्किन, ठीक है, जो ऊपर से कवर किया हुआ है इसको, ठीक है। ये एक हमने सुपरफिशियली सारे पार्ट देखे। अब एक एक पार्ट को अंदर भी हम आगे देखेंगे बेटा, ठीक है ना, क्लियर। तो ये दिस इज एन ओवरव्यू कि ओवरऑल सिस्टम में क्या क्या शामिल है इसके अंदर, ठीक है। देखिए दिस इज द इमेज फ्रॉम द एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी का इमेज है। अब इसको हम ध्यान से देखते हैं, साथ में हम लेवलिंग करते हुए चलेंगे हम, ठीक है ना, क्लियर। देखिए एनसीईआरटी के इमेज में उन्होंने साफ साफ बता रखा है, देखो रिब्स से शुरुआत किया, रिब्स से, देन मसल्स बिटवीन द रिब्स, ठीक है, पेक्टोरलिस मेजर मसल, ठीक है, ये तो मसल वाला हिस्सा हो गया। फिर हम आते हैं ब्रेस्ट वाले हिस्से बातें, तो हमने क्या कहा, जो मेजर पोर्शन भरा हुआ है उसके अंदर फैट है, एक कुशन के समान ये फैट भरा होता है इसके अंदर के। फिर हम देख रहे हैं मेमोरी लोब दिखाई पड़ रहे हैं, मेमोरी लोब है, ठीक है, मेमोरी लोब दिखाई पड़ रहे हैं, बड़े साइज के मेमोरी लोब है। देन हम देख रहे हैं मेमोरी एल्वियोलस देख रहे हैं कि आपको पता है ना कि हमारे लंग्स में भी क्या होता है, एल्वियोलाई होती है, सबसे लास्ट में जाके जो है वो है ना, हमारे लंग्स में भी सबसे लास्ट में जाके ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है जो ऑक्सीजन का जो गैसेस एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन को ब्लड को देता है, CO2 ब्लड से निकाल के बाहर करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। फूला हुआ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो होता है, यानी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो फूल के ब्रॉड हो चुका होता है, के सरफेस एरिया बढ़ा चुका होता है, उसे हम एल्वियोलाई कहते हैं जनरली। तो यहां पर भी क्या किया हमने, एल्वियोलस वर्ड का इस्तेमाल किया। और ये कई सारे यानी आप लोब देख रहे हैं उसमें कई सारे आपको एल्वियोलस दिखाई पड़ रहे हैं। और ये एल्वियोलस कैसे ओपन हो रहे हैं, ये मेमोरी डक्ट के थ्रू ओपन हो के। और मेमोरी डक्ट क्या कर रही है, वो मिलकर आपस में कई सारी मेमोरी डक्ट आपस में मिलकर एक ओपन एक ट्यूब बना रहे हैं। उस ट्यूब को क्या बोला हमने, एम्पुला बोला के। और ऐसे एम्पुला फ्यूज होकर क्या बना रहे हैं, वो लेक्टिफरस डक्ट बना रहे हैं। और लेक्टिफरस डक्ट जो है वो निपल के थ्रू बाहर ओपन हो रहा होता है, ठीक है, क्लियर। यानी जो ब्रेस्ट है उसके अंदर क्या देखा हमने, कहा कि मेमोरी लोब है, बड़े साइज का लोब है, उसमें कई सारे मेमोरी एल्वियोलस हैं, और एल्वियोलस के कई सारे डक्ट के रूप में खुल रहे हैं। और ये मेमोरी डक्ट आपस में मिलकर एक बड़ा सा एम्पुला बना रहे हैं। और एम्पुला क्या है बेटा, एम्पुला जो है वो बाहर ओपन होता है, लेक्टिफरस डक्ट से बाहर वो ओपन हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर। देन निपल के आसपास की जो डार्क कलर स्किन होती है दैट इज दी एरियोला, ठीक है। देखिए
ओवरऑल यानी हमने क्या किया, हमने पूरा का पूरा टिश्यू निकाल के बाहर देखा, हमने 3D इमेज में किस तरह का दिखाई पड़ रहा है। एंड दिस इज द ओपन, ये बाहर की तरफ, ये जो है बाहर की तरफ ओपन होने वाला हिस्सा के, फिर आप डक्ट देख रहे हैं इसमें पूरा के, तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है वो हमको देखने मिलता है कहां पर, हमें देखने मिलता है ब्रेस्ट के अंदर। क्लियर, ठीक है। और ये सारी जो है वो मिल्क को प्रोड्यूस कर रही होती है बच्चे के लिए। चलिए आगे फिर हम डिटेल में, अभी देखो मैं क्लियर कर दूं कि आज के लेक्चर में हमारा जो विजन है वो ये है कि हम जो है पहले सुपरफिशियली सारे स्ट्रक्चर एक बार देख लें, फिर एक एक को हम डिटेल में भी देखेंगे, है ना, ठीक है। चलिए अब हमारे दिमाग में एक बात क्लियर है, जो एनसीईआरटी में साफ साफ नहीं लिखा पर हमें साफ साफ जानकारी होना चाहिए, वो ये है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स और इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के। यदि मैं आपसे पूछूं कि एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में मेल में क्या था, तो मेल में था पेनिस, ठीक है ना। यहां पर हम बात करें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम जो है दो हिस्सों में बांटते हैं, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन बाह्य जनन अंग और आंतरिक जनन अंग। क्लियर, चलिए अब जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है, जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है उनको एक साथ हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पुडेंडम बोलते हैं या वल्वा कहते हैं इनके, IMP, ठीक है। यानी जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है उनको एक साथ, जितने भी ऑर्गन शामिल है सबको, उनको एक साथ क्या बोलते हैं, उनको एक साथ हम जो है पुडेंडम कहते हैं या वल्वा कहते हैं। तो वल्वा इज ए कंप्लीट वर्ड जो कि पूरे के पूरे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। के इसमें क्या शामिल है, इसमें मॉन्स प्यूबिस के, यानी जो फीमेल्स में हम कहते हैं कि जो पेल्विस वाले हिस्से के ऊपर जो एक फैटी टिश्यू पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। देन जो वेजाइनल, आप मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं, तो क्लियर कर दूं आपको कि ये मैंने कहा कि ये देखिए, आप देख रहे हैं ये जो हिस्सा, ये जो उभरा हुआ हिस्सा है, ये उभरा हुआ हिस्सा दैट इज दी मॉन्स प्यूबिस के, यहाँ पे फैटी टिश्यू पाए जाते हैं और यहाँ पे प्यूबिक हेयर भी देखने मिलते हैं कि ये है मॉन्स प्यूबिस वाला हिस्सा है, ठीक है। क्लियर, तो मॉन्स प्यूबिस हो गया। फिर वेजाइनल ओरिफिस के आसपास क्या है, लेविया माइनोरा, देन लेविया मेजोरा, पहले लेविया माइनोरा देन लेविया मेजोरा, के देन क्लाइटोरिस है। फिर हाइमन क्या है, वेजाइनल ओरिफिस को कवर करने वाली एक मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, इसको हम हाइमन कहते हैं, ठीक है। वो है यहाँ पे दिखाई, जो वेजाइनल ओरिफिस को पार्शियली, इट इज नॉट कंप्लीटली कवर, ये पार्शियली से कवर करती है। कि वेस्टिब्यूल ऑफ द वेजाइना, जो ओपनिंग है हमने क्या बोला, वेस्टिब्यूल ऑफ द, हमने जो है वो वेजाइना का, देन द बल्ब ऑफ द वेस्टिब्यूल, देखते हैं क्या होता है आगे के। फिर ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स ऑफ बर्थुलेंट के। तो अभी आपको केवल ये लिस्ट याद रखना है, हम एक एक बेटा कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ेंगे, एक एक हिस्से को ध्यान से पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। अभी इतना याद रखना है आपको, यू शुड नो दी व्हाट आर दी कंपोनेंट्स के। तो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन जो है पुडेंडम या वल्वा में क्या क्या शामिल है, मॉन्स प्यूबिस शामिल है, लेविया माइनोरा शामिल है, लेविया मेजोरा शामिल है उसमें के, और इसके अलावा क्लाइटरिस हो गया, फिर हाइमन हो गया, वेस्टिब्यूल ऑफ वेजाइना हो गया, वल्ब्स ऑफ द वेस्टिब्यूल हो गया, एंड ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड ऑफ बर्थुलेन। बर्थुलेन ग्लैंड कहां देखने मिलती है हमको, फीमेल जो है वो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के रूप में हमको देखने मिलती है, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, हम एक्सटर्नल जेनिटल की बात करें तो मैंने क्या कहा, ये आपको जो फैटी हिस्सा दिखाई पड़ा, इसको क्या बोला, इसको हमने बोल दिया ये मॉन्स प्यूबिस है, ठीक है। फिर क्या देखा, इसके पास जो लिप के समान जो बड़ा सा हिस्सा है वो लेविया मेजोरा है, और लेविया मेजोरा से अंदर तरफ होता है लेविया माइनोरा, के लेविया मेजोरा बाहर तरफ होगा और अंदर जो है वो स्मॉल लिप लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसे हम लेविया माइनोरा बोलेंगे, के। एंड दिस इज दी वेजाइनल ओपनिंग है, ये हमको वेजाइनल ओरिफिस दिखाई पड़ रहा है, ओपनिंग दिखाई पड़ रही है, इसके ऊपर हमें यूरेथ्रा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना, क्लियर। और ये जो वेजाइनल ओपनिंग है इसमें जो है पार्शियली कवर, हमको एक मेम्ब्रेन है जो पार्शियली से कवर करती है, उसे हमने जो है वो क्या, वो हाइमन, ये दिस इज दी हाइमन, दिस इज दी हाइमन, ये होगा हाइमन होगा ये, ठीक है। और ऊपर जहां पर जो है वो लेविया मेजोरा जोड़ा हुआ है यहाँ पे, वहां पर आपको जो है एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं क्लाइटोरिस कहते हैं, जो कि मेल के पेनिस के इक्विवेलेंट माना जाता है, ठीक है, क्लियर। हम इसको अलग दूसरे व्यू में देख रहे हैं कि व्हाट इज मॉन्स प्यूबिस, कि दिस इज द मॉन्स प्यूबिस, देख रहे हैं आप, ये मॉन्स प्यूबिस वाला हिस्सा है, ठीक है बेटा, है ना। देन दिस इज द लेविया मेजोरा, ठीक है। और हम क्या देख रहे हैं कि लेविया मेजोरा दिखाई पड़ रहा है, और दिस इज दी क्लाइटरिस, और क्लाइटरिस के ऊपर भी स्किन कवर दिखाई पड़ता है, पार्शियली से कवर करता है, इसे प्रीफ्यूज करता है, और दिस इज सिमिलर टू दी मेल पेनिस, तो फीमेल पेनिस भी कहते हैं इसको हम, ठीक है। फिर ये यूरेथ्रल ओरिफिस दिखाई पड़ रहा है हमको, ये यूरेथ्रल ओरिफिस से ऊपर जो ओपनिंग है यूरेथ्रल ओरिफिस है इसमें, ठीक है ना। फिर क्या देखा हमने कहाँ पे कि ये लेविया मेजोरा अंदर क्या है, लेविया माइनोरा होता है, जो वेजाइनल ओरिफिस को जो है वो घेरता है, ठीक है।
और वेजाइनल ओरिफिस में क्या दिखाई पड़ रहा है, हाइमेन दिखाई पड़ रहा है, एक कवरिंग के रूप में हाइमेन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो और दो तरह के हमें जो है वो, एक तो लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड हमको दिखाई पड़ रही है ऊपर तरफ, और नीचे तरफ हमको दिखाई पड़ रही है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड दिखाई पड़ रही है। अब इनका क्या काम होता है हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना, क्लियर। ये हमने एक ओवरव्यू लिया कि व्हाट आर इन दी एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स इन फीमेल, फीमेल में एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में क्या होता है, क्लियर। चलिए अब इंटरनल ऑर्गन्स की बात करते हैं। इंटरनल ऑर्गन में क्या शामिल है, इंटरनल ऑर्गन में जो है वो एक वन पेयर ऑफ ओवरीज है इसमें, ठीक है, एक पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब है इसके अंदर जिसे हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं, एक यूट्रस होता है और एक वेजाइना होता है, ठीक है। तो क्लियर कर दूं, मैंने कहा ना वेजाइनल ओरिफिस, वेजाइना की जो ओपनिंग है वो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में शामिल होती है, लेकिन इंटायर वेजाइना जो है वो कहां शामिल होता है, वो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन में वो शामिल होता है, क्लियर, ठीक है। चलिए अब ये तो पहले भी देखा हमने कहा ये ओवरी हो गया, फिर ये मैंने कहा ये फेलोपियन ट्यूब हो गया, ये यूटेरस हो गया, ठीक है, फिर क्या ये सर्विक्स हो गया और ये वजाइना हो गया, ठीक है। और ओवरी को जो हिस्सा जो फेलोपियन ट्यूब का जो हिस्सा ओवरी के ऊपर होता है और जो फिंगर लाइक पोजिशन में होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फिम्बरी कहते हैं उसे हम, क्लियर, ठीक। चलिए, है ना। तो देखिए फीमेल बॉडी में जब हम देखें स्ट्रक्चर को तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर हमको इंटरनल ऑर्गन इस प्रकार से हमें दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। ये मल्टीपल इमेजेस है बेटा जो आपको दिमाग में रखने आपको। और वन ऑफ द वेरी कॉमन प्रॉब्लम जो है वो आजकल देखने मिलती है वो था ओवरी में कई बार सिस्ट आते हैं, कई बार ओवेरियन सिस्ट आते हैं। तो हम जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम ओवेरियन सिस्ट के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवरी के बारे में हम बात करेंगे, पीसीओडी की प्रॉब्लम के बारे में हम बात, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, आजकल बड़ा कॉमन है जो है फीमेल्स के बीच में। तो हम पॉलिप्स के बारे में बात करेंगे हम, तो ताकि क्या तो कई देखो थोड़े से कुछ ऐसे मुद्दे भी, कुछ ऐसे भी इशू यहां पर होंगे जिनका संबंध हमारी रूटीन लाइफ से है, एंड वी शुड डिस्कस देम एंड फाइंड आउट द राइट सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि क्या होता है मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन बहुत सारी, मैं क्लियर कर दूं आपको why this chapter is very important for youth, because there are lots of misleading information on YouTube, okay, lots of misleading information among the pupils की वो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो टेक्निकली बिल्कुल गलत हैं, उनको भी वो प्रमोट करते हैं, ठीक है। अभी हाल ही में किसी ने बताया कि किसी ने हाल ही में किसी ने कहा कि जो मोबाइल फोन के साथ में यदि आप जो कवर होता है उसमें एक तुलसी की एक पत्ती आप अंदर डाल दें, मैं तुलसी इज ए वेरी जो है वो पूजनीय पौधा होता है जिसके अंदर बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू होती है, मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता। हॉली बेसिल जो है उसमें बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यू होते हैं, बहुत सारी चीजें उसके अंदर ऐसी होती है जो आपकी जनरल हेल्थ को इंप्रूव कर सकती है, इम्यूनिटी को बढ़ा सकती है। लेकिन कोई यदि बोलता है कि तुलसी की एक पत्ती तोड़कर आप मोबाइल के में रख लेंगे, आप मोबाइल में आप कवर में अंदर कर लेंगे तो रेडिएशन मोबाइल का खत्म हो जाएगा, तो भैया रेडिएशन खत्म हो जाएगा तो फिर फोन भी लगना चाहिए क्योंकि रेडिएशन तो खत्म हो चुका, कैसे मतलब कोई तो साइंटिफिक रीजन भाई तुलसी की पत्ती रेडिएशन से मतलब जो रेडिएशन आ रहे हैं मोबाइल फोन के वो पत्ती का क्या मतलब प्लांट फिजियोलॉजी कुछ तो रोल प्ले करेगी। अब क्या उसमें ट्रांसमीटर लग गया, क्या लग गया उसमें, पर ये क्या होता है इस तरह की मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने आपसे कहा ना कि बीच में भी आया बहुत विवाद हुआ अभी कि एक दवा लॉन्च हो गई भैया जो बाबा रामदेव जी की दवा है कि उसने जो है वो लोगों का कोरोना ठीक कर देगी 100% क्योर 7 दिन के अंदर के। तो देखो ऐसे दावे जो है वो कभी भी कोई डॉक्टर जो है अपने क्लिनिक के बाहर शर्तिया इलाज, ठीक है, 100% गारंटी, ठीक है, ऑफर चल रहा है 1 पर 1 का ऑपरेशन, ठीक है, 1+1 ऑपरेशन, पिताजी का ऑपरेशन कराइए माताजी को फ्री में ऑपरेट कर देंगे, ठीक है, 2 का ऑपरेशन कराइए तीसरे को हम ऐसे ही ऑपरेट कर देंगे चाहे कुछ हो चाहे ना हो। कभी सुना है ऐसा? कभी ऐसा नहीं होता है ना। डॉक्टर्स जो होते हैं वो कभी भी देखो ये मेडिकल प्रोफेशन जो है इट्स ऑल अबाउट रिस्क ऑफ केमिकल्स बिकॉज यू आर डीलिंग विद द पॉइजन, ऑल मेडिसिन आर पॉइजन्स, बेसिकली दे आर पॉइजन्स एंड वी आर डीलिंग विद द पॉइजन, इसलिए आपको इतना पढ़ना पड़ता है, इतना समझना पड़ता है भाई कौन सी दवा दे कौन सी ना दे, ठीक है। एंड ह्यूमन लाइफ में आप ऐसा प्रिडिक्शन की 100% कोई थोड़ी ना मिक्सर ग्राइंडर कि स्क्रू खोला लगा दिया कि हाँ भैया 100% गारंटी तुम्हारा मिक्सी ठीक कर देंगे हम, है ना, या कूलर ठीक कर देंगे तुम्हारा 100% गारंटी, वो तो नहीं होता। तो ह्यूमन बॉडी है तो इसमें कोई डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा कि कोई डॉक्टर बाहर जो है वो बैठा बोल रहा कि 100% गारंटी 1 पे 1 फ्री, है ना, 1 इंजेक्शन लगाओगे 2 इंजेक्शन और ठोक देंगे साथ में फ्री लगा देंगे, भैया ऐसा थोड़ी ना होता है ना। तो जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है बहुत सारी, मैं आपसे कहता हूं कि इवन द मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ मेल एंड फीमेल, द मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द जेनिटेलिया, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सेक्सुअल बिहेवियर, बहुत बड़ी बात है ये और समाज का एक रोग बन चुका है।
सरप्राइजिंगली व्हाट आई फाउंड दैट कि देयर आर मे बी सम सेक्सुअल क्राइम विद स्मॉल चाइल्ड्स जस्ट बिकॉज ऑफ दीज मिसलीडिंग फैक्ट्स। माई को ब्रदर ही इज इन पुलिस, ही वो एसपी है कहीं पे, तो बताते हैं कि देर आर मोस्ट ऑफ दी जो सेक्सुअल क्राइम जो स्मॉल किड्स के साथ होते हैं, उसके पीछे एक बिलीफ होता है उनका कि इससे जो है वो हमारी सेक्सुअल प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और दिस इज रियली स्ट्रेंज कि जो पब्लिक है, जो लोग हैं, उनमें इतनी गलत सूचनाएं भरी हुई हैं, इतनी गलत सूचनाएं भरी हुई हैं कि वो गलत को ही सही मानने लगे हैं। और वो बदलने की रिक्वायरमेंट है क्योंकि जब तक साइंस या विज्ञान के दृष्टिकोण से आप चीजों को नहीं देखेंगे ना, तब तक आप समाज का उत्थान नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको समाज को यदि आगे बढ़ाना, लोगों को जनरल अवेयरनेस इंप्रूव करना है, तो आपको पहले अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। जानकारी ही एकमात्र चीज है जो समाज के अंदर परिवर्तन कर सकती है। जानकारी के बगैर अंधविश्वास, गलत बिलीफ, वो समाज के को अंदर अंदर खोखला करते हैं। ठीक है, चलिए, आप बोलोगे बहुत लंबा भाषण देते हो सर। ठीक है, एक्चुअली में बेटा ये है कि मतलब मैं इसलिए बोलता हूं, व्हाई आई एम टॉकिंग टू यू, क्योंकि मुझे मालूम है कि यही भविष्य है। ठीक है, कुछ सालों बाद मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और बूढ़ा हो जाऊंगा, आप और बड़े हो जाएंगे, आप मेरी उम्र तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यू आर दी ओनली फ्यूचर एंड द फ्यूचर शुड लो कि कोई हमारा टीचर हमको बता के गया था कि ये सच है, ये गलत है, सही है। ठीक है, एंड द इंपैक्ट ऑफ टीचर ऑलवेज रिमेन इन द ब्रेन। मैं कह रहा हूं आपसे कि मैं आपसे कह रहा हूं, जो मैं कहता हूं ना, ये बातें दिमाग के अंदर गूंजती हैं। आप माने या ना माने, के आप इस मेरी बातों पर यकीन करें या ना करें, लेकिन दिमाग का तार तो मैं हिला देता हूं, वो तो हिल जाता है। बस इतना काफी है। बस, तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे कहा कि हम पॉलिप्स के बारे में, सिस्ट के, इनके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो ये हम देख रहे हैं कुल मिला के कि यूट्राइन फाइबर, देखो ये सब बड़ी कॉमन, फीमेल्स नो बेटर की ये पॉलिप्स है, फाइब्रॉइड है, सुनने में आता है कि इसको सिस्ट हो गया ओवरी के अंदर, उसके यूट्रस में फाइब्रॉइड हो गया, उसको पॉलिप हो गया। तो ये क्या होता है, हम आगे बात करेंगे इस बारे में। ठीक है, क्लियर? तो मतलब ये कि इंटरेस्ट और वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, अब पहले शुरुआत करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से, हम शुरुआत करते हैं। वो क्या है? वो है ओवरी। ठीक है, ओवरीज आर दी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्यों? क्या क्राइटेरिया है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का क्राइटेरिया है कि वो गैमीट्स को प्रोड्यूस करे। क्या क्राइटेरिया बेटा? वो कि वो गैमीट्स को प्रोड्यूस करे। दिस इज द क्राइटेरिया। क्लियर? क्योंकि ये फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करती है। फीमेल गैमेट क्या होता है? ओवम होता है। इसके अलावा जैसे टेस्टिस थे, टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन रहा था और साथ में मेल हार्मोन भी रिलीज होती है। यहां पर भी क्या होता है? देयर आर सेवरल स्टेरॉइडल हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन निकलते हैं। okay? जैसे ईस्ट्रोजन की बात करें हम, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। ईस्ट्रोजन जो है इट इज द फीमेल हार्मोन। जैसे टेस्टोस्टेरोन है, वैसे ईस्ट्रोजन है फीमेल में ईस्ट्रोजन है, मेल में टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, दोनों केमिकल में बिहेवियर का बड़ा फर्क है। कुछ उनके ईस्ट्रोजन जो होता है वो व्यक्ति को काम बनाता है। ईस्ट्रोजन जो होता है वो व्यक्ति को काम आता है। ठीक है, और उस ऐसा जो जैसे हम कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि जो फीमेल का जो बिहेवियर है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द ईस्ट्रोजन, वो एक हार्मोन का बड़ा गहरा इंपैक्ट होता है। ठीक है, मेल में टेस्टोस्टेरोन होता है जो व्यक्ति को एग्रेसिव बनाता है। इसलिए बिहेवियर में फर्क होता है। मैं आपको क्लियर कर दूं एक बात, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगा कि यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यदि आप सर्वे करें, किसी भी, क्योंकि मैंने एमबीए भी किया हुआ, आपको शायद पता है कि नहीं पता, मैंने जो है नरसी मोहन से भी मैंने किया, एमबी किया है, जेएनयू से एमबीए किया है मैंने के, और मैंने एसपीजन से भी एमबी किया है। हालांकि एसपीजन में लास्ट के जो होते हैं 7 मतलब इतना व्यस्त था कि लास्ट के कुछ एग्जाम में दे नहीं पाया, उसके बीच भी पेंडिंग है वो, बट आई ग्लोबल एमबी वहां से किया मैंने। तो मैंने जो है तमाम एमबी के पूरे कोर्सेज को पढ़ा मैंने मैंने जो है वो जेएनयू का एमबी कंप्लीट भी किया मैंने नरसी मुंजी का एमबी किया मैंने। तो अब मैंने उसमें ये पढ़ा कि कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ा मैंने। तो उसमें एक आध बार हम लोगों ने किसी कंपनी का में जाके जो है वो जानकारी भी जुटाई हमने। ड्यूरिंग एमबी करना पड़ता है कैसे स्टडीज में। आप बोलोगे सर आपने डॉक्टर होकर एमबीए क्यों किया? क्योंकि मैं बहुत सुनता था कि आईआईएम वाले ये करते हैं, एमबीए ऐसा होता है, एमबीए ये मालूम चलता। तो मैंने कहा एक बार देख तो लो कि क्या होता है। और व्हाट आई फाउंड इन एमबीए, just a general knowledge. MBA is all about general knowledge of business कि बिजनेस का सामान्य समझ क्या होता है वो MBA, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, एंड आई फाउंड दैट भैया MBBS तो ऐसे 15-20 MBA लाके जोड़ लोगे ना, तब जाके एक MBBS बनेगा। यानी एक MBBS जो है वो 15-20 MBA कहीं से ला के जोड़ोगे अच्छी जगह से रखे, तब जाकर एक MBBS बनेगा। तो मेरा रिस्पेक्ट MBBS के लिए और बढ़ गया। उसके बाद
मैंने कहा अच्छा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और एक्चुअली अब समझ में आ गया, तभी तो हमारे पास में 2 बी लगे हुए हैं और बाद में एस भी लगा हुआ है, ठीक है। तुम्हारा MBA है, हमारा MBBS है, ठीक है। और उसके बाद हम चाहें तो और जोड़ लें, उसमें MD जोड़ लें, DM जोड़ लें उसमें हम, ठीक है, फेलोशिप जोड़ लें, बहुत सारे उसके अंदर हम, ठीक है। जब मेरा पर्चा मैं लिखता हूं प्रिस्क्रिप्शन में, यदि मैं सारी डिग्री लिखूंगा तो मेरे को दवा लिखने के लिए पिछले पन्ने पे जाना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्टर्स पढ़ते हैं ऐसा, किसी क्लिनिक पर जाइए आपको बहुत सारे पोस्टर लगे मिलेंगे आपको उसमें, ठीक है। अभी चलिए वापस लौट के यहां आते हैं। अभी मैं आपसे कहता हूं कि जो ओवेरियन हार्मोन है वो क्या है, वो इस्ट्रोजन के, तो हमने क्या कहा कि हमने जो सेवरल, तो और एक अकेला नहीं है, इट्स ए ग्रुप ऑफ हार्मोन निकलता है पे, तो सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन जिनको ओवेरियन हार्मोन्स कहते हैं। फिर ओवरी कहां होती है, ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड, लेफ्ट राइट इन द लोअर एब्डोमेन के, मतलब ये है कि ओवरी की पोजीशन जो है वो एब्डोमिनल होती है, जबकि टेस्टिस एब्डोमिनल पोजीशन में नहीं होते हैं। क्लियर, ठीक है। ये हम देख रहे हैं जो है वो एनसीईआरटी का इमेज, तो एक काम करते हैं, इमेज को हम थोड़ा मैग्नीफाई करके देख लेते हैं, ठीक है। और ये इमेज एग्जाम में बेटा पूछा जाता है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इमेज में से एक है, ठीक है। क्लियर, तो इसको हम जो है वो एक काम करते हैं, इसको भी हम वैसे ही हटाते हुए चलते हैं। सबसे पहले मैंने कहा ये ओवरी हो गया ये, ठीक है। ये मैंने कहा ये ओवरी हो गया, ठीक। फिर ओवरी से कनेक्टेड क्या है बेटा, ये आप बोलोगे सर फिम्बरी इतना दूर क्यों है, तो हम बताएंगे आपको कि कैसे एग्जैक्ट पोजीशन की कैसे होती है। दिस इज दी फिम्बरी, फेलोपियन ट्यूब का फर्स्ट पार्ट होता है, फेलोपियन ट्यूब के फर्स्ट पार्ट का ये फिंगर लाइक पोजीशन होता है। फर्स्ट पार्ट का आता है इसका इनफंडीबुलम के, फेलोपियन ट्यूब के 3 हिस्से होते हैं, इनफंडीबुलम, एम्पुला और इस्थमस, ठीक है ना। और इनफंडीबुलम का वो हिस्सा जो फिंगर लाइक पोजीशन के रूप में होता है, ओवरी से जो है वो ओवम को कलेक्ट करता है, उसे हम फिम्बरी कहते हैं। तो इनफंडीबुलम, ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब का वो हिस्सा है जो ओवरी के पास होता है, ठीक है। बीच वाला हिस्सा क्या है इसका बेटा, हम देख रहे हैं इसमें कि ये एम को दिखाई पड़ रहा है, एम्पुला देन दी इस्थमस, ठीक है, ठीक है, इस्थमस एंड दिस इज दी एम्पुला, ठीक। मिटा दिया मैंने इसको। फिर क्या देख रहे हैं हम, ये यूट्राइन कैविटी दिखाई पड़ रहा है हमको। देखो बेटा मैं इसलिए मिटा रहा हूं ताकि तुम इसको लेवलिंग के लिए तुम इसको ABC कर सको, ठीक। यूट्राइन फंडस, ठीक है। देन दी यूट्रस की जो यूट्रस का जो वॉल है, उस वॉल में आपको जो है वो 3 लेयर दिखाई पड़ रही है। सबसे बाहर वाली लेयर है पेरीमेट्रियम, सबसे बाहर वाली लेयर है, बीच वाली लेयर जिसे मसल्स होते हैं वो मायोमेट्रियम है, और अंदर वाली लेयर जो एंडोमेट्रियम है। याद रखिए एंडोमेट्रियम वो लेयर होती है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो शेड होती है बाहर निकलती है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो लेयर डैमेज होती है, जिस लेयर को जो टिश्यू बाहर निकलता है वो एंडोमेट्रियम का टिश्यू बाहर निकलता है, और ये है बीच वाली मायोमेट्रियम है और सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम है। फिर यूट्रस का जो ओपनिंग वेजाइना में ओपन होता है वो हिस्सा क्या, वो है सर्विक्स है। सर्विक्स के अंदर क्या होता है, सर्वाइकल कैनाल आपको देखने मिलती है, ठीक है, क्लियर। और बाहर तब ये सर्विक्स से कनेक्टेड होता है, ये वेजाइना से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। मैंने आपको लेवल कर, अब ये बेटा याद रखना है क्या आपको, क्योंकि मैं आपको बार बार बहुत सारे क्वेश्चन देता रहूंगा आपको टेस्ट डीपीएस के दौरान, टेस्ट के दौरान, ताकि आप इसको रिकॉल कर सकें, ठीक है। क्लियर कर दूं बेटा कि यहां पर हमको जो देखो ऐसा नहीं है इसमें कि जहां लिखा है एक वहीं पर, मतलब आपको यू शुड आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर, आपको वो यानी जब एग्जाम में आएगा तो पूरा 13 नहीं मिलेगा, वो आपको एक या 2 जगह पे एरर देगा, बाकी इमेज खाली होगा उसमें के, तो यू शुड आइडेंटिफाई दैट स्ट्रक्चर के। और मैंने देखा है कि एम्स के अंदर भी, नीट के अंदर भी जो इमेज आता है ना, तो एक्जेक्टली वो एनसीईआरटी का इमेज ही आता है, और वो जहां जैसा लेवल है वैसे ही लेवल आता है वो, ठीक है। इसलिए हमको एकदम इसको ध्यान रखना है, क्लियर, ठीक है। चलिए, ओवरी, ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, के ओवरी जो है उसकी लंबाई कितनी होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर होती है, एंड इज कनेक्टेड टू दी पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट, के जो ओवरियन लिगामेंट्स होते हैं वो उससे कनेक्ट करते हैं। क्या अब ये लिगामेंट क्या होता है, इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे आगे के। ओवरी जो है वो 2 से 4 सेंटीमीटर जो है लंबाई लेंथ की होती है, और ये पेल्विस की वॉल से कनेक्टेड होती है थ्रू दी पेल्विस की वॉल, कनेक्टेड टू दी पेल्विस वॉल एंड यूट्रस बाय द लिगामेंट, के थ्रू ये यूट्रस से भी कनेक्टेड होती है और पेल्विस की वॉल से भी कनेक्टेड होती है।
ईच ओवरी इज कवर्ड बाय ए थिन इपिथेलियम, हर एक ओवरी में एक पतली इपिथेलियम लेयर होती है विच इंक्लूडेस द ओवेरियन स्टोमा, और इसके अंदर ओवेरियन स्टोमा भरा होता है। और ओवेरियन स्टोमा के जो में दो हिस्से होते हैं, ओवरी के अंदर भी आपको कॉर्टेक्स और मेडुला के, यानी आउटर पेरिफेरल कॉर्टेक्स और बीच वाला मेडुला। कोई भी याद रखना, बायोलॉजी में एक चीज दिमाग में डाल लो बेटा, कोई भी गोला है, कोई भी सर्कुलर स्ट्रक्चर है, कोई भी गोला है, कोई भी सर्कुलर स्ट्रक्चर है, उसका पेरिफेरी वाला भाग और मिडिल वाले भाग में यदि कंसिस्टेंसी का फर्क है, पेरिफेरी वाले भाग में और बीच वाले भाग में कंसिस्टेंसी का फर्क है, संरचना का फर्क है, कंपोजिशन का फर्क है, तो पेरिफेरी वाले भाग को बोलेंगे कॉर्टेक्स, बीच वाले को बोलेंगे मेडुला। यहां पे भी ओवेरियन कॉर्टेक्स और ओवेरियन मेडुला दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, यहां पे मैंने बताया आपको कि ओवरी जो है वो 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ की होती है, ये पेल्विस की वॉल से कनेक्टेड होती है और यूट्रस से कनेक्टेड होती है थ्रू द लिगामेंट के। ओवरी में एक पतली सी एपिथेलियल लेयर होती है और जो ओवेरियन स्टोमा घेरती है। ओवेरियन स्टोमा में जो है 2 तरह के टिश्यू होते हैं, एक होता है इसमें पेरिफेरल वाला कॉर्टेक्स होता है और बीच वाला इसमें इनर मेडुला होता है। देखिए ध्यान से, दिस इज द ओवरी, ठीक है। ये हम देख रहे हैं लिगामेंट, जो मैं आपसे कहा ना, जो लिगामेंट से वो क्या है बेटा, वो ये है, ठीक है। ये लिगामेंट से ये लिगामेंट है, देख रहे हैं आप, ठीक है। दीज आर दी लिगामेंट, ठीक है, क्लियर है ना, ठीक। और ये ओवरी है, और ओवरी में आप क्या देख रहे हैं कि अंदर जो है वो आपको, तो उसमें ओवेरियन मेडुला दिखाई पड़ेगा आपको, और ओवरी के अंदर क्या, बाहर एपिथेलियम है, और एपिथेलियम ये से मैंने क्या कहा, ये बाहर हो गया इसका, ये एपिथेलियम वाला हिस्सा हो जाएगा, और अंदर क्या होगा, ये इसका ये स्टोमा हो गया, ठीक है, क्लियर। देखिए ध्यान से ना, ओवरी के अंदर हम झांक कर देख रहे हैं आपके, ठीक है। वी आर गोइंग इनसाइड द ओवरी, और ओवरी के अंदर झांक कर देखें कि ओवरी के अंदर हमें क्या दिखाई पड़ता है। ओवरी के अंदर कई सारे छोटे छोटे थैलियां दिखाई पड़ती हैं इनके, इन थैलियों को बोलते हैं हम फॉलिकल। क्या बोलते हैं इनको हम, फॉलिकल के। फॉलिकल छोटी छोटी थैलियां होती हैं, और सारा का सारा जो है वो आप समझ लीजिए कि जो लाइफ है वो इन थैलियों के अंदर ही छिपा हुआ है, कि जो मैंने क्या कहा आपसे, देखो ये ओवेरियन आर्टरी, जो ओवेरियन वेसल्स हैं वो ओवरी को सप्लाई कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमें प्रीमोडियल यूट्रिकल के प्रीमो है ना, ये सबसे छोटे छोटे कई सारे जो है वो यूट्रिकल, मतलब क्या था, छोटी सी थैली के ऐसे प्रीमोडियल यूट्रिकल दिखाई पड़ते हैं। और ये प्रीमोडियल यूट्रिकल या प्रीमोडियल फॉलिकल के, नॉट यूट्रिकल, फॉलिकल के हम बोलेंगे, हमें छोटे छोटे प्रीमोडियल फॉलिकल दिखाई पड़ते हैं। ये प्रीमोडियल फॉलिकल, यूट्रिकल का था वो तो प्लांट सेल वाली बात होगी। प्रीमोडियल फॉलिकल के, प्रीमोडियल फॉलिकल जो है वो प्रिमिटिवली छोटे छोटे से थैलियां होती हैं, और ये ग्रो करते हैं और ये बनाते हैं प्राइमरी फॉलिकल बनाते हैं। ये प्राइमरी फॉलिकल बना, देन प्राइमरी फॉलिकल ग्रो करता है, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, टर्सरी फॉलिकल बनता है, और टर्सरी फॉलिकल यानी प्राइमरी फॉलिकल से ग्रो किया, सेकेंडरी फॉलिकल बना, देन टर्सरी फॉलिकल बना, और टर्सरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है फिर ग्राफियन फॉलिकल में, जो कि मैच्योर होता है, परिपक्व होता है। ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल वो होता है जो ओव्यूलेशन करता है, जो ओवम को बाहर निकालता है। इसने ओवम को बाहर निकाला, रप्चर करता है, ये फट जाता है और ओवम को बाहर रिलीज करता है। ये ओवम को रिलीज किया इसने, और ग्राफियन फॉलिकल जब ओवम को बाहर रिलीज कर देता है, रप्चर आता है, तो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है कार्पस लुटियम। क्या बन जाता है वो, कार्पस लुटियम बन जाता है। जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है जिसने ओवम को बाहर निकाल दिया, वो कार्पस लुटियम बन जाता है। कार्पस लुटियम जब ओल्ड रहता है, पुराना हो जाता है, तो बन जाता है कार्पस एल्बिकेंस। और ये सब कुछ जो है वो 1 मंथ के अंदर होता है सारा कुछ के, समझ रहे बात के। और ये जो क्या, देखो क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि यू शुड नो अबाउट दैट कि ओवरी के अंदर बड़े सारे परिवर्तन चल रहे होते हैं, और जो प्रीमोडियल फॉलिकल है वो प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, टर्सरी फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, और ग्राफियन फॉलिकल जो है ओवुलेशन करता है, ओवम को बाहर निकालता है, और उसके बाद बन जाता है कार्पस लुटियम बन जाता है। कार्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, यानी जो फीमेल हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, वो कार्पस लुटियम से निकलता है बड़ी मात्रा में। और जो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, जो मैच्योरिंग फॉलिकल होते हैं, दे आर द बिग सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन, वो ईस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं। तो ओवरी के अंदर जो है हार्मोन का पूरा बैलेंस कि शुरुआत में फॉलिकल मैच्योर हो रहे हैं तो वो ईस्ट्रोजन को रिलीज कर रहे हैं, फिर ग्राफियन फॉलिकल जो है बाद में जो है वो ओवुलेशन किया उसने और ओवम को बाहर निकाल दिया, अब ग्राफियन फॉलिकल बन गया, क्या बन गया, कार्पस लुटियम बन गया। कार्पस लुटियम क्या, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज कर रहा होता है। ये पूरा साइकिल चलता रहता है, ठीक है।
अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसका मतलब तो ये कि फीमेल्स में कुछ समय तक ओव्यूलेशन के पहले केवल ईस्ट्रोजन रहेगा, बाद में प्रोजेस्टेरोन रहेगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे एक देखो एक ओवरी में क्या हो रहा है, एक ओवरी में, और आपको बता दूं मैं, जो ओव्यूलेशन होता है ना, तो एक बार में दोनों ओवरी नहीं होता, एक महीने एक ओवरी से होता है, अगले महीने दूसरी ओवरी से होता है, अल्टरनेट के मतलब एक साल में 12 महीने में एक ओवरी जो है वो 6 बार ओव्यूलेशन करती है, दूसरी 6 बार करती है, अल्टरनेट होता है। तो इसका मतलब यदि इस ओवरी से ओव्यूलेशन हो रहा है तो ये वाली ओवरी के अंदर फॉलिकल अपने आप को ग्रो कर रहे हैं लगातार, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन का सोर्स ये वाली ओवरी मेजर ईस्ट्रोजन का सोर्स हो गई, अगली बार ये सोर्स हो गई के, तो ईस्ट्रोजन का लेवल दोनों ओवरी से जो है वो थोड़ा सा वेरी करता है वो, लेकिन होता ये कि ईस्ट्रोजन का लेवल हमेशा बरकरार रहेगा, मेंटेन रहेगा, पीक आएगा डाउन होगा लेकिन वो बरकरार रहेगा, ईस्ट्रोजन जाएगा नहीं, बॉडी खत्म नहीं होगा बॉडी में, ठीक है। अब ये जो आप बोलोगे सर क्या नोट कर लें इसको, ये सब पढ़ेंगे रिटाइटल के। मैंने आपसे क्या कहा, आज का जो लेक्चर है बेसिकली ये पूरी चीजों का एक ओवरव्यू है कि व्हाट इज इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्लियर, ठीक है। देखिए एक नॉर्मल ओवरी दिख रहे हैं, तो हमने क्या कहा कि डेवलपिंग प्राइमरी फॉलिकल, फिर हमने कहा कि आपको सेकेंडरी उस साइड से बना सेकेंडरी फॉलिकल, देन द मैच्योर फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, देन द ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ यहाँ पे, फिर क्या कार्पस लुटियम बना, कार्पस लुटियम जब पुराना हो गया वो फाइनली खत्म होने पे क्या हो गया, वो कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये पूरा चक्र तो हम ये ओवरी के अंदर हमको ये दिखाई पड़ता है पूरा, ठीक है। चलिए लास्ट में कुछ हम एक्स्ट्रा स्टॉक पॉइंट देखते हैं, देन बात खत्म करते हैं, अगली क्लास में हम बात करेंगे, ठीक है। पॉइंट ये है नंबर 1 कि ओवरीज आर होमोलोगस टू द टेस्टिस ऑफ मेल बट लाइज इन द पेल्विस के, याद रखिए ओवरी नर के या मेल के टेस्टिस के समरूप होती है। होमोलोगस मतलब होता है सिमिलर इन ओरिजिन के, होमोलोगस का मतलब होता है सिमिलर इन ओरिजिन के, उत्पत्ति में समान होती है सिमिलर इन ओरिजिन के, परंतु ये पेल्विस के अंदर पाई जाती है। ओवरीज आर स्मॉलर देन टेस्टिस, याद रखिएगा ओवरी टेस्टिस से साइज में छोटी होती है, ओवरीज आर स्मॉलर देन टेस्टिस, ठीक है। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन ऑफ फीमेल आर लोकेटेड इनसाइड पेल्विस के, फीमेल के जो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन है, आपके चाहे यूट्रस की बात करें, फेलोपियन ट्यूब की बात करें, हम ओवरी की सब कुछ कहां पे है बेटा, वो जो है पेल्विस के अंदर होते हैं। ओवरीज कैन विथस्टैंड द बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग oogenesis, ओवरी oogenesis के दौरान जो है बॉडी टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकती है, मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में ओवम का प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब कनेक्ट ओवरीज विद द यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब वे डक्ट होती है, वे ट्यूब होती है जो ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करती है, ठीक है, क्लियर। Each ovary lies in the ovarian fossa on the lateral pelvic wall, पेल्विस में पिछले तरफ के लोअर एब्डोमेन में पेल्विस वाले हिस्से की बात करें, बैक साइड में आपको जो है वो क्या होगा, आपको लेटरल बैक साइड में, आप बैक नहीं बोलेंगे, हम लेटरल बोलेंगे कि लेटरल, देखिए ये वाला हिस्सा मीडियल है और ये वाला हिस्सा लेटरल है, बीच वाला मीडियल है, ये लेटरल के, लेटरल साइड में लिटिल बैक साइड में जो है वो ओवरी होगा, और ओवरी जो होता है वो जिस जगह पर होता है उसे हम ओवरियन फोसा कहते हैं, जो स्पेस जो ओवरी के लिए जगह बनी हुई है उसे हम ओवरियन फोसा कहते हैं। ओवरी जो होती है पेल्विक वॉल से और यूट्रस से जो है वो लिगामेंट से कनेक्टेड होती है, उसे बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, सस्पेंसरी, सस्पेंडेड होती है इसलिए सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं। तो ओवरी कनेक्टेड टू द पेल्विस वॉल एंड यूट्रस बाय द सस्पेंसरी लिगामेंट, ओवरी पेल्विस वॉल से और यूट्रस की वॉल से सस्पेंसरी लिगामेंट से जो है वो कनेक्टेड होती है, क्लियर। चलिए आज इसमें हम यहीं तक बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप पढ़कर आइएगा। अच्छा देखो बेटा, आज मैंने बहुत सारा इंफॉर्मेशन इसमें दिया है, तो नेक्स्ट क्लास में आप पढ़कर आइएगा बकायदा। लेवलिंग एक बार ध्यान से देख लेना बेटा, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन क्या है, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन क्या है, ठीक है ना। जितनी जानकारी मैंने आपको बताई है, और एक्सपेक्ट कीजिएगा कि मैं डीपीएस में वो क्वेश्चन भी आपसे करूंगा, ये वाले जो मैंने आज बताया ना, ठीक है। तो भले ही से हम आगे की ग्राफिन फॉलिकल, प्राइमरी, जो मैंने बोला है क्लास, जो मैं क्लास में बोल रहा हूं, मतलब वो क्वेश्चन बन के मैं आपको दे सकता हूं, ठीक है ना, ठीक है। तो आपने देखा होगा पहले भी कि किसी एक चीज का यदि मैंने जिक्र भी किया है तो वो आपको डीपीएस में क्वेश्चन उसका दिखाई पड़ा, ठीक है। तो प्लीज बी सीरियस, सिंसियर, और एक बार रिवाइज करके जरूर आएगा, अदरवाइज तो अगला लेक्चर पूरा बाउंस कर जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। तो रिवाइज करके आइएगा अच्छे से, ठीक है। तो पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते। हाँ एक चीज और, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि मैंने एक आपको लिए सोचा था मैंने कि चलिए मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, पर लेक्चर लंबा हो गया, पर मैं आपके लिए जो है एक बड़ी अच्छी सी, मैं और आप हैं इसमें, ये मेरी और आपकी कहानी है, छोटी सी मैंने 4 लाइनें आपके लिए लिखी हैं इसमें, बोल दूं, बोर तो नहीं हो रहा है। यह तेरा मेरा नया शब्दकोश है, यह तेरा मेरा नया शब्दकोश है जो बिन बोले कुछ कहता है, ये तेरा मेरा नया शब्दकोश है जो बिन बोले कुछ कहता है। तू आसमानों में तारों को तलाशता है, तू आसमानों में तारों को तलाशता है, और मैं तुझ में उम्मीदों को।
कुछ कहने की गुंजाइश है भी नहीं क्योंकि, कुछ कहने की गुंजाइश है भी नहीं क्योंकि इस पल में साथ तेरा ही नेमत लगता है, इस पल में साथ तेरा ही नेमत लगता है। भूले बिसरों को एक पगडंडी की तलाश है, भूले बिसरों को एक पगडंडी की तलाश है। तू पथ प्रदर्शक तू ही एक आस है, तू पथ प्रदर्शक तू ही एक आस है। आशाओं का दीप तुझसे ही रोशन लगता है, आशाओं का दीप तुझसे ही रोशन लगता है। आ साथ चलें, आ साथ चलें और बिन कहे तोड़ लाएं सारे तारों को, और बिन कहे तोड़ लाएं सारे तारों को, कि बदल दे उन नजारों को, कि बदल दे उन नजारों को। चलिए तो पढ़ते रहिए, और मैं आपसे वही कहता हूं हमेशा बेटा कि जो आपके सपने हैं वही मेरा सपना है, कि अलग नहीं है। फर्क इतना सा है कि आपके सपने को अचीव करने पे मिलेगा भी सब कुछ आपको, के आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको, मैंने पहले भी आपसे कहा कि आपको मेरी गुरु दक्षिणा दिए बगैर मैं जाने नहीं दूंगा आपको, के आपको देना पड़ेगी, और वो है आपका सिलेक्शन। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.